अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है वो मेडिकल सोशियोलॉजी का यूनिट नंबर 3 है। ठीक है। यूनिट नंबर 3 में बेसिकली हमारे पास तीन पार्ट्स हैं। एक हमारे पास थ्योरीज को हमने देखना है, रिसर्च को देखना है और डिबेट्स को देखना है। थ्योरीज में बेसिकली हमने देखना है कि हमारी सोशियोलॉजी में कौन सी ऐसी बेसिक थ्योरी है जिन पर हमारी पूरी सोशियोलॉजी है वो लाई कर रही है। उसके बाद है हमारे पास रिसर्च। ठीक है, हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसर्च होती हैं, या डिफरेंट टाइप ऑफ रिसर्च मेथड्स होता है जिनको यूज करते हुए हम अपनी रिसर्च को कैरी ऑन करते हैं। तो हमने उन रिसर्च मेथड्स को यहाँ पे देखना है और लास्ट में हमने डिबेट्स देखने हैं कि करंट हमारे पास कौन सी डिबेट्स चल रही है इन मेडिकल सोशियोलॉजी। तीन चार बेसिक डिबेट्स हैं, जस्ट हमने वो देखनी होंगी। तो बेसिकली इस यूनिट में हमने देखना है कि हमारी कौन सी थ्योरीज है मेडिकल सोशियोलॉजी की, मेडिकल सोशियोलॉजी में रिसर्च मेथड्स कौन से यूज होते हैं और हमारे पास करंट डिबेट्स या कंट्रोवर्सीज कौन सी हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं थ्योरीज। सबसे पहले हम मेडिकल सोशियोलॉजी को देख लेते हैं। ठीक है। बेसिकली मेडिकल सोशियोलॉजी हमारे पास सोशियोलॉजी की ही एक ब्रांच या सब फील्ड है। ठीक है, जिसमें हम ये देखते हैं कि हमारी सोसाइटल कॉन्टेक्स्ट या हमारी सोसाइटी, हमारी इन्वायरमेंट या हमारे सोसाइटल फैक्टर मिल के कैसे एक पर्सन की हेल्थ पे, इलनेस पे या हेल्थ केयर सिस्टम पे इफेक्ट करते हैं। सोसाइटल फैक्टर में कौन कौन से फैक्टर आ जाते हैं, उसमें आ जाता है हमारे पास पर्सन का कल्चर, वो किस कल्चर में रह रहा है, उसका सोशो इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, उसका जेंडर क्या है, लाइक मेल है, फीमेल को डिफरेंट कंडीशन फेस करनी पड़ती है सोसाइटी में, मेल को डिफरेंट कंडीशन फेस करनी पड़ती है। ठीक है। फिर वो किस रेस से बिलोंग करता है, अफ्रीकन है, अमेरिकन है, आपके पास हिस्पैनिक है, आपके पास इंडियन है, तो भी जिस जो है वो रेस से बिलोंग करता है। और पॉलिटिकल स्ट्रक्चर जो है, वो जिस सोसाइटी में रहता है वहाँ का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कैसा है, वो आपके पास डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है या आपके पास डिक्टेटरशिप है, वो किस तरह की सोसाइटी में रहता है, वहाँ की पॉलिटिकल स्टेट या स्ट्रक्चर कैसा है। ये सारी चीजें मिलके एक पर्सन की जो है वो लाइफ पे इफेक्ट करती है। लाइफ पे इफेक्ट करती है तो अल्टीमेटली एक पर्सन की हेल्थ पे, उसके डिजीज पे, या फिर हेल्थ केयर सिस्टम को ऑर्गेनाइज करने में, क्योंकि हेल्थ केयर सिस्टम बेसिकली आपके पास कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो कि आपके अंडर गवर्नमेंट कंट्रोल होता है ना। आपके जितने भी हेल्थ केयर सिस्टम है, आपके हॉस्पिटल्स हैं, चाहे वो गवर्नमेंट सेटअप के हैं, प्राइवेट सेटअप के हैं, वो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ गवर्नमेंट होते हैं। ठीक है। तो बेसिकली हमने ये देखना है कि कैसे हमारी इन्वायरमेंट, कैसे हमारा पॉलिटिकल सिस्टम, कैसे हमारी सोसाइटी एक पर्सन की हेल्थ केयर या हेल्थ पे अफेक्ट करती है। अब जब हम मेडिकल सोशियोलॉजी में देखते हैं तो हम देखते हैं डिफरेंट थ्योरीज को, हम डिफरेंट रिसर्च को देखते हैं और डिफरेंट डिबेट्स को देखते हैं। यही चीजें मिलकर हमारी मेडिकल सोशियोलॉजी को डिटरमिन करती हैं। अब हमने यहाँ पे जब देखना है तो हम देखेंगे सोशियोलॉजिकल थ्योरी। ठीक है। सोशियोलॉजिकल थ्योरीज में हमारे पास आ जाएगी फंक्शनलिज्म, कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी और सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म। ये बेसिक हमारे पास थ्योरीज है जिन पे हमारी मेडिकल सोशियोलॉजी में सबसे ज्यादा डिस्कशन होगी। ठीक है। ये जो सी थ्योरीज है ये करती क्या है, ये एनालाइज करती है डॉक्टर पेशेंट, ये एनालाइज करती है डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप को। ठीक है। मेडिकलाइजेशन ऑफ सर्टेन कंडीशंस को देखते हैं। ठीक है। और ये देखते हैं कि हमारी सोसाइटी में कौन सा ऐसा स्टिग्मा है जो पार्टिकुलर इलनेस वाले पर्सन को अफेक्ट करता है। ठीक है। जैसे कोई एचआईवी का पेशेंट है, उनको सोशल स्टिग्मा फेस करना पड़ता है। ठीक है। उनको सोसाइटी की तरफ से बहुत ज्यादा बुरा रिस्पॉन्स मिलता है। तो ये सारी चीजें हमने देखनी होती है कि कैसे स्टिग्मा एक पर्सन की इलनेस पे या एक पर्सन की साइकोलॉजिकल स्टेट पे अफेक्ट कर सकता है। उसके अलावा जो मेडिकल सोशियोलॉजी है वो उससे रिगार्डिंग जो हमारे पास की डिबेट्स हैं हमने उनको यहाँ पे देखना है। अब सबसे पहले हम अपने फर्स्ट पार्ट की तरफ चले जाते हैं। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास थ्योरीज का पार्ट। जो थ्योरीज का पार्ट है उसमें हमारे पास मेडिकल सोशियोलॉजी के रिगार्डिंग थ्योरीज आ जाएंगी। बेसिक कुछ थ्योरीज हैं, एक फंक्शनलिज्म है, एक कन्फ्लिक्ट थ्योरी है, फिर सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म है, देन आपके पास फेमिनिस्ट थ्योरी है, पोस्ट मॉडर्निज्म है, सोशल कंस्ट्रक्शनिज्म है और सोशल मॉडल ऑफ हेल्थ है। ठीक है। तो मेडिकल सोशियोलॉजी को जो चीजें फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं वो बेसिकली मेडिकल सोशियोलॉजी की थ्योरीज है। कोई भी आपके पास डिसिप्लिन आप ले लो, चाहे आप साइकोलॉजी ले लो, आप बायोलॉजी ले लो, जोलॉजी, बॉटनी, एनी डिसिप्लिन, कोई भी डिसिप्लिन हो ना, तो उसमें उसकी सारी बेसिस उसकी थ्योरीज पे होती हैं। ठीक है। जैसे बायोलॉजी में हमारे पास डिफरेंट थ्योरीज हैं, मेंटल लॉ है आपके पास जो है वो डेवलपमेंटल थ्योरीज हैं। ये सारी थ्योरीज जो है वो हमारे पास बायोलॉजी की बेसिस बना रही है ना। इसी तरह हमारे पास सोशियोलॉजी की भी बेसिस कुछ थ्योरीज बना रही है। आपके पास साइकोलॉजी में भी कुछ डिफरेंट थ्योरीज होती हैं, आपके पास फंक्शनलिज्म होती है, स्ट्रक्चरलिज्म होती है, डिफरेंट थ्योरीज आपके पास साइकोलॉजी में भी होती हैं। तो इसी तरह सोशियोलॉजी की बेस या सोशियोलॉजी का फ्रेमवर्क आपको जो प्रोवाइड करती है वो आपके पास सोशियोलॉजिकल थ्योरीज है। यहाँ पे हमने जिन थ्योरीज को देखना है वो हमारे पास यहाँ पे गिवन है।
अब सबसे पहली थ्योरी जिसको हमने डिस्कस करना है दैट इज फंक्शनलिज्म। फंक्शनलिज्म का की आइडिया क्या है? ये हेल्थ से रिगार्डिंग इसकी क्या एप्लीकेशंस हैं और इस पे क्या क्रिटिक है। जब भी कोई थ्योरी देखता है ना तो देखते हैं कि उस थ्योरी में आपके पास की आइडिया या की कंसेप्ट क्या है, ठीक है। फिर उस थ्योरी की एप्लीकेशन देखते हैं और लास्ट में हम ये देखते हैं कि इस थ्योरी में क्या क्रिटिक थी, इसकी लिमिटेशन क्या थी, या इस थ्योरी में आम लफ्जों में हम कहें तो कमी क्या थी, ठीक है, क्या चीज इस थ्योरी ने मिस कर दी। तो अब हम सबसे पहले देखेंगे की आइडिया क्या है फंक्शनलिज्म का। Functionalism में society is viewed as a system with interconnected parts that work together to maintain stability. Functionalism ये कहते हैं कि आपकी सोसाइटी डिफरेंट छोटे छोटे पार्ट से मिलकर बनी है और हर पार्ट अपना फंक्शन परफॉर्म करता है। जब सारे पार्ट्स अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं तो वो मिलके आपके पास एक सोसाइटी बनाते हैं। ये आपके पास फंक्शनलिज्म का कंसेप्ट है। वो कहता है सोसाइटी छोटे छोटे पार्ट से मिलकर बनी है, हर पार्ट अपना अपना फंक्शन परफॉर्म करता है। जब हर पार्ट अपना फंक्शन सही तरीके से परफॉर्म करता है तो सोसाइटी में स्टेबिलिटी रहती है, और जब हर पार्ट अपना फंक्शन सही से परफॉर्म नहीं करता सोसाइटी में इंस्टेबिलिटी आ जाती है। अब एप्लीकेशन इन हेल्थ क्या है, यानी फंक्शनलिज्म को हम हेल्थ में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। वो कहते हैं इलनेस इज सीन एज अ फॉर्म ऑफ डेविएंस दैट डिसरप्ट सोसाइटल फंक्शंस, ठीक है। वो कहते हैं इलनेस को हम अगर देखें फंक्शनलिज्म के परस्पेक्टिव से तो फंक्शनलिज्म ये कहते हैं कि इलनेस अब आपके पास एक डेविएंस है। डेविएंस का मतलब होता है एक सीधे ट्रैक से हट जाना, डेविएट हो जाना, अपने रास्ते से हट जाना। तो इलनेस को हम एक फॉर्म ऑफ डेविएंस कंसीडर करते हैं, जो कि आपके सोसाइटी फंक्शंस को डिसरप्ट करती है। इसका जो आपकी ये जो थ्योरी फंक्शनिज्म है ये हमारे पास टैलकट पैटसन ने हमें दी थी, ठीक है। उसने जो है वो इसमें की कंसेप्ट जो इंट्रोड्यूस कराया था वो सिक रोल का था, ठीक है। हमने पीछे वाले चैप्टर में पढ़ा था सिक रोल। सिक रोल क्या होता है? जब एक पर्सन को सिक फील होता है, उसको लगता है वो अपने सोसाइटल फंक्शन सही से परफॉर्म नहीं कर पाता, नहीं कर सकता, और वो सोसाइटी के सारे कामों से बड़ी जमा हो जाता है, तो वो बेसिकली सिक रोल होता है। Where sick individual is expected to seek medical help and cooperate in recovery to restore their role in society। फिर हमने फर्दर ऑन ये भी देखा था जब हमने पीछे पढ़ा था। सॉरी स्टूडेंट्स, कुछ आवाज में थोड़ी सी डिस्ट्रप्शन हो गई थी। ओके, सो वी वर डिस्कसिंग के सिक रोल में हम करते क्या है। तो जो पर्सन सिक होता है, हमने पीछे चैप्टर में ये भी पढ़ा था कि जो पर्सन सिक होता है हम ये कंसीडर करते हैं कि वो मेडिकल हेल्प भी लेगा, ठीक है, और कोऑपरेट भी करेगा रिकवरी में। तो सिक रोल की ये कुछ कंडीशंस है कि जो बीमार होता है पहले तो वो सोसाइटी के सारे नॉर्मल जो डेली रूटीन की एक्टिविटीज थी उससे वो बड़ी जमा होता था, फिर वो मेडिकल हेल्प के लिए जाता है, और तीसरा ये कि वो रिकवरी में पूरी तरह से कोऑपरेट करता है। तो ये कंसेप्ट हमें दिया था कैलकट पैरसन ने। हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन एक्ट एज मैकेनिज्म टू रिस्टोर बैलेंस। तो फर्दर ऑन इस थ्योरी में ये डिस्कस किया गया था कि आपके जो हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस हैं, यानी आपके हेल्थ केयर सिस्टम्स हैं, आपके हॉस्पिटल, आम लफ्जों में हम कहें तो आपके जो हॉस्पिटल हैं, वो ऐसे वर्क कौन करते हैं कि आपके बैलेंस को रिस्टोर करें। उसके बाद आ जाता है आपके पास क्रिटिक। अब ये इतनी अच्छी थ्योरी थी तो इसमें क्या लिमिटेशंस थी, क्या कमियां थी जो इस थ्योरी में रहती थी। इस थ्योरी ने पावर डायनामिक और इनइक्वालिटी जो थी उसको बिल्कुल ही ओवरलुक कर दिया था, ठीक है। यानी इस थ्योरी ने आपके पास ये बात की कि सोसाइटी में छोटे छोटे पार्ट्स हैं जो कि मिलके काम करते हैं, बस उसने ये नहीं कहा ये जो पार्ट हैं उनमें इनइक्वालिटी होती है, ये जो पार्ट है उनमें कुछ के पास ज्यादा पावर होती है, कुछ के पास कम पावर होती है। तो ये बात इस थ्योरी ने ओवरलुक कर दी थी। नेक्स्ट हमारे पास है कन्फ्लिक्ट थ्योरी, ठीक है। कन्फ्लिक्ट थ्योरी जो है वो हमें
कार्ल मार्क्स ने दी थी। ये आपके पास सोशियोलॉजी की काफी मशहूर थ्योरी है, ठीक है, कार्ल मार्क्स की थ्योरी है। कार्ल मार्क्स बेसिकली उसने ये कहा था कि हमारी जो सोसाइटी है ना वो कुछ सोशल क्लासेस और सोशल ग्रुप्स में बटी हुई है। सोशल क्लासेस और सोशल ग्रुप्स का मतलब ये है कि बेस्ड ऑन पावर एंड रिसोर्सेज, कुछ लोगों के पास ज्यादा पावर है, कुछ लोगों के पास ज्यादा रिसोर्सेज है, कुछ लोगों के पास कम पावर और कम रिसोर्सेज है। जिनके पास ज्यादा पावर या ज्यादा रिसोर्सेज है आमतौर पे वो अमीर लोग होते हैं, और जिनके पास कम पावर या कम रिसोर्सेज होते हैं वो आमतौर पे गरीब लोग होते हैं, ठीक है। यानी जिनके पास फाइनेंशियल इतनी जो है वो स्टेबिलिटी नहीं है जिनकी। तो कार्ल मार्क्स ने कहा था कि हमारी जो सोसाइटी है उसमें डिफरेंट सोशल क्लासेस है, ठीक है, और हमारी जो सोशल क्लासेस और ग्रुप्स है वो बेस्ड ऑन पावर एंड रिसोर्सेज डिवाइडेड है। देन नेक्स्ट आपके पास है एप्लीकेशन टू द हेल्थ। ये आपके पास जो कंफ्लिक्ट थ्योरी है इसकी हेल्थ में क्या एप्लीकेशन है। तो वो कहता है कार्ल मार्क्स के अकॉर्डिंग हमारी हेल्थ और हेल्थ केयर सिस्टम में भी हमारे पास इनइक्वालिटीज हैं, ठीक है। आपके वो लोग जो ज्यादा अमीर है जिनके पास ज्यादा वेल्थ है उनको ज्यादा अच्छी हेल्थ केयर मिलती है, और जो थोड़े पुअर हैं उनको जो है वो पुअर किस्म की जो है वो केयर मिलती है, ठीक है। यानी आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में चले जाए तो आपके सामने है कि जो थोड़े गरीब लोग होते हैं उनको डिफरेंट तरीके से ट्रीट किया जाता है, वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ट्रीट किए जाते हैं, और जो डेफिनेटली जिनके पास काफी अच्छे रिसोर्सेज होते हैं वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाते हैं, वहां ज्यादा अच्छा ट्रीटमेंट, समहाउ ज्यादा अच्छा ट्रीटमेंट या ज्यादा अच्छी केयर प्रोवाइड की जाती है, उनको प्रोटोकॉल ज्यादा मिलता है, आप आम लोग तो मैं ये कह सकते हैं। तो कार्ल मार्क्स ने दी थी कंफ्लिक्ट थ्योरी कि आपके पास सोसाइटी में डिफरेंट सोशल क्लासेस हैं और डिफरेंट सोशल ग्रुप्स हैं, ठीक है। अब नीचे इस थ्योरी में क्रिटिक क्या थी, यानी इस थ्योरी में क्या कमी थी या क्या लिमिटेशन है इस थ्योरी की। तो कहते हैं व्हाइल इट हाईलाइट द इनइक्वालिटी इट मे नॉट फुली एक्सप्लेन पॉजिटिव सोशल कोऑपरेशन इन हेल्थ केयर डिलीवरी, ठीक है। अब जो कार्ल मार्क्स था उसने सिर्फ इनइक्वालिटी की बात की थी, या ज्यादा बात उसने इनइक्वालिटी की थी, उसने ये बात नहीं बताई थी कि जो इनइक्वालिटी है उसी की वजह से सोसाइटी में कोऑपरेशन होता है, कुछ लोग डाउनवर्ड लेवल पे तो कुछ अपवर्ड लेवल पे, तो यानी उसने पॉजिटिव कोऑपरेशन की बात नहीं की थी, जैसे उसने इनइक्वालिटी की बात की थी। तो उसने इनइक्वालिटी को बहुत ज्यादा हाईलाइट कर दिया, और जो आपके पास सोशल कोऑपरेशन या पॉजिटिव सोशल कोऑपरेशन था उसको उसने इग्नोर कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास थ्योरी है सिंबॉलिक इंट्रैक्शनिज्म। सिंबॉलिक इंट्रैक्शनिज्म जो है उसका की आइडिया या की कंसेप्ट ये है कि आपके जो एक्टिविटीज या आपकी जो हेल्थ है वो बेसिकली आपके एवरीडे इंटरेक्शन पर डिपेंड करती है, यानी हम एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कैसे करते हैं, ठीक है। यहाँ पे नीचे इसके हेल्थ एप्लीकेशन देखते हैं तो ज्यादा अच्छा कंसेप्ट क्लियर होगा। उसने कहा था हेल्थ एंड इलनेस आर व्यूड एज सोशली कंस्ट्रक्टेड, ठीक है, पीपल एक्सपीरियंसेस ऑफ इलनेस आर शेप्ड बाय द मीनिंग दे एंड अदर अटैच टू इट, ठीक है। यानी आम लफ्जों में कह रहे हैं कि आपकी बीमारी वो नहीं है जो एक्चुअल में है, आपकी बीमारी वो है जो कि लोग समझते हैं या आप खुद समझते हो, ठीक है। इंट्रैक्शन की बेस पे आपकी बीमारी, वो बीमारी जिसको सोसाइटी में बहुत ज्यादा मुहलिक कंसिडर कर किया जाता है कि ये बीमारी हो गई तो पर्सन जो है वो नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस की तरफ जाएगा, यानी ऐसी बीमारी जिनके बारे में लोगों का ज्यादा डर या ज्यादा खौफ है उन बीमारी को ज्यादा बुरा समझा जाता है, और वो बीमारी जिनके बारे में लोगों के परसेप्शन या लोगों के इतने बुरे ख्यालात नहीं है उनको थोड़ा बेहतर समझा जाता है, जैसे कि द वे सोसाइटी व्यूज एंड लेबल मेंटल हेल्थ कंडीशन और क्रॉनिक डिजीजेस इन्फ्लुएंसेस हाउ इंडिविजुअल मैनेज देयर कंडीशन, ठीक है। यानी जैसे हमारी सोसाइटी में कोई भी मेंटल इशू है ना, यानी कोई भी दिमागी मसला है तो उसको पागलपन में कंसीडर किया जाता है, लोग कहते हैं पागल है, ठीक है। चाहे वो डिप्रेशन का पर्सन हो, चाहे कोई ऐसा पर्सन जिसको पैनिक अटैक्स होते हैं, कोई शिजोफ्रेनिया का पर्सन हो, तो लोग या सीयर्स या एपिलेप्सी का पेशेंट हो, यानी जिनको झटके लगते हैं, जिनको फिट्स होते हैं, तो लोगों के उनके बारे में बहुत बुरे व्यूज होते हैं कि ये तो पागल है, ये एबनॉर्मल है, ऐसे व्यूज होते हैं लोगों के उनके बारे में। तो जो सिंबॉलिक इंट्रैक्शनिज्म है ना, ये थ्योरी ये कहती है कि आपकी बीमारी एक्चुअल में वो नहीं है जो बायोलॉजिकल है, वो कहते हैं आपकी बीमारी आपकी सोसाइटी शेप करती है, यानी आपकी बीमारी को कैसा देखा जाएगा ये आपकी सोसाइटी डिटरमिन करती है, और लोग उसके साथ क्या मीनिंग अटैच करते हैं ये आपकी बीमारी को डिटरमिन करता है। अब इस थ्योरी के क्रिटिक को देख सकते हैं, यानी इस थ्योरी में क्या लिमिटेशन थी। वो कहता है while useful for understanding micro level interaction it may neglect broader social structures and power relation, ठीक है। इसने जस्ट छोटे लेवल पे बात की थी, यानी सिर्फ माइक्रो लेवल पे और इंडिविजुअल इंटरेक्शंस की बात की थी, या थोड़े छोटे कम्युनिटी लेवल के इंटरेक्शन की बात की थी। इसने बहुत बड़े जो आपकी सोसाइटी स्ट्रक्चर या जो पावर रिलेशन है उनको निग्लेक्ट कर दिया था या उनको इग्नोर कर दिया था, जैसे इसने माइक्रो लेवल पे बात की थी। नेक्स्ट थ्योरी आ जाती है। नेक्स्ट थ्योरी हमारे पास है फेमिनिस्ट थ्योरी। फेमिनिस्ट थ्योरी बेसिकली इसका की आइडिया क्या है, ये जेंडर इनइक्वालिटी की बात करती है, ये बात करती है कि कैसे जेंडर में इनइक्वालिटी की वजह से
पर्सन को सोसाइटी में डिफरेंट इश्यूज फेस करने पड़ते हैं, डिफरेंट हेल्थ इश्यूज फेस करने पड़ते हैं। अब इसकी हेल्थ एप्लीकेशन को देख लेते हैं। फेमिनिस्ट थ्योरी क्रिटिक द मेल डोमिनेटेड हेल्थ केयर सिस्टम विच ऑफन मार्जिनलाइज वुमेन्स हेल्थ इशू। ठीक है, वो कहते हैं कि हमारा जो सारा हेल्थ केयर सिस्टम है उसको मेल कंट्रोल करते हैं, मेल डोमिनेट करते हैं। कैसे डोमिनेट करते हैं? आपके पास जितनी भी जितनी नहीं बट ऑलमोस्ट 90% हाईएस्ट पोजीशन पे आपके पास मेल है। आपकी अगर आप अपनी यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर देखो, आप अपने हॉस्पिटल का हेड देखो, आप एमडी देखो, आपके जो मेडिकल डायरेक्टर या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, आपके हॉस्पिटल को जो कंट्रोल करने वाले लोग हैं, उनमें ज्यादातर आपके पास मेल है। ठीक है, तो वो कहता है कि फेमिनिस्ट थ्योरी क्रिटिक करती है मेल डोमिनेटेड हेल्थ केयर सिस्टम को। उनके अकॉर्डिंग जो मेल डोमिनेटेड हेल्थ केयर सिस्टम है वो वुमेन हेल्थ इशू को मार्जिनलाइज कर देता है। यानी आपका मेल डोमिनेटेड हेल्थ केयर सिस्टम सिर्फ मेल के इश्यूज को ज्यादा फोकस करता है, फीमेल के इश्यूज को इतना फोकस या इतना हाईलाइट नहीं किया जाता फेमिनिस्ट थ्योरी के अकॉर्डिंग। अब नीचे क्रिटिक को देखते हैं, इस थ्योरी की क्या लिमिटेशन थी। व्हाइल फोकसिंग ऑन जेंडर इनइक्वालिटी इट में ओवरलुक अदर इंटरसेक्टिंग फॉर्म्स ऑफ इनइक्वालिटी सच एज रेस और क्लास। ठीक है, जेंडर इनइक्वालिटी या फेमिनिस्ट थ्योरी का बेसिक मसला यही है कि जब वो बात करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ मेल फीमेल जेंडर तक महदूद रह जाती है। वो ये नहीं देखती कि आपके पास सोसाइटी में और भी बहुत तरह की इनइक्वालिटीज हैं, जैसे आपकी रेस के रिगार्डिंग। ठीक है, आप कौन सी रेस या से बिलोंग करते हैं, आप एशियन हो, आप अफ्रीकन हो, आप अमेरिकन हो, इस स्पेस पे भी लोगों को बहुत ज्यादा जो है इश्यूज फेस करने पड़ते हैं। ठीक है, लाइक अफ्रीकन जो आप जिन्हें आम नजर में हम काले या जो है वो जिनकी डल स्किन होती है, उनके बारे में जब हम बात करते हैं तो उनको बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन फेस करनी पड़ती है हेल्थ केयर सिस्टम में। तो फेमिनिस्ट थ्योरी बेसिकली रेस और क्लास वाली बात को कम्प्लीटली इग्नोर ही कर देती है। ठीक है, वो जस्ट जेंडर पे बात करती है। तो ये मेजर इश्यूज है आपके पास फेमिनिस्ट थ्योरी का। देन नेक्स्ट थ्योरी आपके पास पोस्ट मॉडर्निज्म। इस थ्योरी का की कंसेप्ट क्या है? चैलेंजेस द नोशन ऑफ यूनिवर्सल ट्रूथ एंड फोकसेस ऑन फ्रेगमेंट डाइवर्स पर्सपेक्टिव। ठीक है, ये आपके पास यूनिवर्सल ट्रूथ या जनरल स्टेटमेंट के बजाय छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स पे बात करती है। और उसके बाद आपके पास है एप्लीकेशंस टू द हेल्थ। एप्लीकेशन टू द हेल्थ यहाँ पे है कि पोस्ट मॉडर्निज्म आर्ग्यू दैट मेडिकल नॉलेज एंड प्रैक्टिसेस आर नॉट ऑब्जेक्टिव बट शेप्ड बाय सोशल हिस्टोरिकल एंड पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट। तो बेसिकली पोस्ट मॉडर्निज्म ये कहते हैं आपकी मेडिकल नॉलेज और आपकी जो प्रैक्टिसेस है वो ऑब्जेक्टिव नहीं है। ठीक है, यानी वो सिर्फ और सिर्फ आपके साइंस पे बेस नहीं करती, बल्कि आपके सोशल, आपके हिस्टोरिकल और आपके पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट को मिला के, यानी इन सारे फैक्टर्स को मिला के आपकी जो है वो थ्योरी या आपकी जो भी इश्यूज है वो बेस्ड करते हैं। अब इस थ्योरी पे क्रिटिक, ये थ्योरी जो है वो आपके पास ज्यादा एम्फेसाइज करती है रिलेटिविज्म पे। ठीक है, और आपकी जो हेल्थ केयर स्टैंडर्ड्स है उनको बिल्कुल ही इग्नोर कर देती है। रिलेटिविज्म का मतलब है कि डिफरेंट चीजों को रिलेट ज्यादा करती है और आपके हेल्थ केयर स्टैंडर्ड्स को इग्नोर कर देती है। और लास्ट मॉडल अब हमारे पास है सोशल मॉडल ऑफ हेल्थ। सोशल मॉडल ऑफ हेल्थ का की कंसेप्ट क्या है? फोकसेस ऑन इन्फ्लुएंस ऑफ सोशल डिटरमिनेंट्स ऑफ हेल्थ रादर देन बायोलॉजिकल फैक्टर। अब आपके पास सोशल मॉडल के नाम से ही वाज़िह है कि जो सोशल मॉडल है ना, वो आपकी बीमारी को बायोलॉजिकल नहीं समझता, वो समझता है कि आपकी बीमारी सोशल है। सोशल इन सेंस ये कि आपके सिर्फ बैक्टीरिया वायरसेस भी आपकी बीमारी को डिटरमिन नहीं करते, इनके अकॉर्डिंग आपके सोशल डिटर्मिनेंट्स भी आपकी बीमारी को डिसाइड करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इसके एप्लीकेशन उन्होंने बताए हुए। हेल्थ इज शेप बाय फैक्टर्स सच एज सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, योर इन्वायरमेंट, योर एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। आपकी ये सारी चीजें मिलकर आपकी हेल्थ पे अफेक्ट करती हैं। ठीक है, इट एडवोकेट फॉर एड्रेसिंग द सोशल डिटर्मिनेंट्स ऑफ इम्प्रूविंग हेल्थ आउटकम्स। ठीक है, ये बेसिकली आपके पास क्या बात करता है कि आपके सोशल डिटर्मिनेंट्स, आपकी आपकी एजुकेशन क्या है, आप किस तरह के इन्वायरमेंट में रहते हो, आप पोल्यूटेड इन्वायरमेंट में रहते हो, अनपोल्यूटेड इन्वायरमेंट में रहते हो, आपका क्लाइमेट कैसा है, ये सारी चीजें मिलकर आपकी हेल्थ को डिटर्मिन करती हैं। उसके बाद नेक्स्ट है इस पे क्रिटिक क्या थी? मे अंडर एस्टिमेट द इम्पोर्टेंस ऑफ बायोलॉजिकल एंड इंडिविजुअल फैक्टर इन हेल्थ। अब इस थ्योरी का मसला ये है कि ये सोसाइटी, इन्वायरमेंट और इन तरह की चीजों को ज्यादा हाईलाइट कर रही है, बट जो आपकी बायोलॉजिकल और इंडिविजुअल फैक्टर है उनको इग्नोर कर रही है। ठीक है, तो बेसिकली आपको क्या मसला आ रहा है यहाँ पे कि ये थ्योरी आपकी जो है वो सिर्फ और सिर्फ सोशल इश्यूज की बात कर रही है, सोशल फैक्टर की बात कर रही है, आपके बायोलॉजिकल और आपके इंडिविजुअल फैक्टर्स को इग्नोर कर रही है। अब हमने देखा हमारे पास रिसर्च मेथड्स कौन से हैं। फर्स्ट पोर्शन हमारे पास कंप्लीट हो गया जिसमें हमारे पास थ्योरीज। अब
है हमारे पास रिसर्च मेथड्स कौन से हैं। हमारे पास डिफरेंट तरह के रिसर्च मेथड है, किसी भी फील्ड में यूज होता है, ना सिर्फ मेडिकल सोशियोलॉजी बल्कि मल्टीपल फील्ड्स में आपके पास यूज होते हैं। आपके पास नर्सिंग रिसर्च में भी यही चीजें होंगी और आपके पास फर्दर ऑन रिसर्च में भी यही चीजें होंगी। अब सबसे पहले हम रिसर्च मेथड यूज करते हैं। रिसर्च मेथड्स हम यूज इसलिए करते हैं कि हम बेसिकली ये इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं कि आपकी जो है वो हेल्थ को क्या चीज डिटरमिन कर रही है। हमें डेफिनेटली ऐसे तो नहीं ना पता चलेगा कि आपके क्या इश्यूज है सोसाइटी में। आपको नॉलेज जनरेट करना पड़ता है, उस नॉलेज को जनरेट करने के लिए हम रिसर्च करते हैं। ठीक है, रिसर्च हम छोटे लेवल पे भी कर सकते हैं और लेवल पे भी कर सकते हैं। अगर छोटे लेवल पे करेंगे तो माइक्रो रिसर्च होगी और अगर बड़े लेवल पे करेंगे तो मैक्रो रिसर्च होगी। हम ये रिसर्च है, ये मेथड इसलिए यूज करते हैं ताकि हम नॉलेज को जनरेट कर सकें, जो प्रीवियस एग्जिस्टिंग नॉलेजेस को रिफाइन कर सकें। हमें पता चले कि हमारे पास क्या इन्फॉर्मेशन है, जो इन्फॉर्मेशन है वो करेक्ट भी है या नहीं। तो ये सारी बातें हमें रिसर्च से पता चलती हैं। तो बेसिकली रिसर्च यहाँ पे बताने का मकसद ये है कि हम अपनी नॉलेज को रिफाइन कर सकें। अब हमारे पास रिसर्च में डिफरेंट मेथड्स होते हैं। आज का क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड होता है, क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड होता है, मिक्स्ड मेथड होता है, सेकेंडरी डाटा एनालिसिस होता है और कंटेंट एनालिसिस होता है। इसमें से हमने मेजरली इन तीनों फर्स्ट थ्री को डिस्कस करना है, बाकी जैसे आपने नेम याद करना है। ठीक है, क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड है, क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड है, मिक्स्ड मेथड है और बाकी सेकेंडरी डाटा एनालिसिस एंड कंटेंट एनालिसिस है। अब क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड क्या होता है? क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड ऐसा मेथड होता है जिसमें हम न्यूमेरिकल फैक्टर्स इस्तेमाल करते हैं, जिनमें हम चीजों को मैयर करते हैं। न्यूमेरिक्स में हमारे पास चीजें मैयर की जाती हैं। हम उसमें कोई क्वेश्चनर फिल कराते हैं, कोई सर्वे कर सकते हैं। हम मल्टीपल तरीकों से अपना डेटा गैदर करते हैं, बट वो डेटा क्या होगा, वो हमारे पास इन दी फॉर्म ऑफ नंबर्स होगा। उसमें जो भी आंसर आएंगे हमारे पास न्यूमेरिकल फिगर्स में आएंगे। तो क्वांटिटी से बात है कि जो चीजें काउंट हो सके। तो क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड में हम क्या करेंगे, हम सर्वेस को यूज करेंगे, लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज करेंगे, एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी करेंगे और स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करेंगे। आपने परेशानी हो, इन सबको हमने आगे पढ़ने लगे हैं। ठीक है, अब हमारे पास सबसे पहले सर्वेस क्या होते हैं। सर्वे आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि सर्वे हो रहा है किसी पार्टिकुलर चीज पे। कोई आपके पास प्रोडक्ट है मार्केट में, उसका सर्वे किया गया कि कितने लोगों को ये प्रोडक्ट पसंद आ रहा है। तो बेसिकली सर्वे क्या होते हैं कि जब हम एक बहुत बड़ी एक लार्ज पॉपुलेशन से किसी भी इशू के बारे में डेटा गैदर करते हैं। ठीक है, अब आपके पास हेल्थ इश्यूज भी हो सकते हैं, हेल्थ बिहेवियर हो सकता है, हेल्थ एटीट्यूड्स हो सकते हैं, एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं। यानी हम लोगों से पूछेंगे, उनसे जाके उनके बिहेवियर के बारे में पूछेंगे, उनसे जाके उनके एटीट्यूड्स के बारे में पूछेंगे, उनको पूछेंगे अगर आपके पास ये दो सोप हो तो आप इसमें से कौन सा यूज करोगे। आप खाने में ज्यादा ऑयल यूज करते हो, घी यूज करते हो। तो ये सारी क्या सर्वे से हमने डेटा गैदर किया है और हम उनसे डेटा गैदर करते हैं अबाउट देयर हेल्थ बिहेवियर, देयर एटीट्यूड्स, एक्सपीरियंसेस विद इलनेस एंड हेल्थ केयर सर्विसेज। हम उनसे जाके इन सारी बातों के बारे में डेटा गैदर करते हैं और इस डेटा को गैदर करने के लिए हमारे पास एक स्टैंडर्डाइज क्वेश्चनेयर होता है। हमारे पास एक क्वेश्चन का पूरा प्लेटफॉर्मा बना होता है, उस पर हम पेशेंट का सारा डेटा जो भी वो बातें हमें बताता है वो कलेक्ट कर लेते हैं। अब इसमें जैसे कि हमारे पास नेशनल हेल्थ सर्वे होते हैं, ये असेस करने के लिए कि पब्लिक हेल्थ ट्रेंड क्या है, प्रिवेलेंस ऑफ क्रोनिक इलनेसेस क्या है। आपके पास साल के एंड में सारे हॉस्पिटल्स का एक डेटा आता है ना कि इस साल में इतने लोगों को ये वाली बीमारी हुई, पाकिस्तान में डायबिटीज की रेशियो इतनी बढ़ गई है, पाकिस्तान में इतने लोगों को हाइपरटेंशन है। तो ये सारा डेटा कहाँ से आता है? ये सारा डेटा आपके पास सर्वे से आता है। ठीक है, आपके पास हॉस्पिटल में डॉक्यूमेंटेशन क्यों होती है? वो इसीलिए होती है ताकि आपका सारा डेटा गैदर किया जा सके, पता चल सके कि आपकी कौन सी बीमारी ज्यादा प्रिवेलेंट है, कौन सी बीमारी बढ़ रही है, कौन सी बीमारी जो है वो कम हो रही है। नेक्स्ट आ जाते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्टडी। लॉन्गिट्यूडनल स्टडी क्या है? लेंथ में जा रही है, इसका मतलब ये है ऐसी स्टडी जो लंबे ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए जाती है। इसमें हमारे पास कोई एक दो नहीं, वैसे तो हम काफी ज्यादा 100, तकरीबन 50 या 100 लोगों को हम लेते हैं अपनी स्टडी में। ये काफी लेंथी स्टडी होती है और उन लोगों को हम 4 years फॉलो करते हैं, 5 साल 10 साल हम उन लोगों को फॉलो करते हैं और फिर देखते हैं कि उनकी बॉडी में क्या चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, एक एग्जांपल देती हूँ मैं आप लोगों को। क्या हमारे पास एक बंदा है वो स्मोकिंग करता है। अब मैंने कोई 10-12 लोग जो स्मोकिंग करते हैं उनको मैंने अपनी रिसर्च में ले लिया और मैं उनको फॉलो कर रही हूँ 5-10 साल के लिए, और मैं देख रही हूँ कि उनमें से कितनों को कार्डियोवास्कुलर डिजीज हो रहा है, कितनों को लंग कैंसर हो रहा है। ठीक है, तो ये जो बेसिकली स्टडी है इनको हम लॉन्गिट्यूडनल स्टडी भी कहते हैं, या इसका दूसरा नाम आप लोग अपनी नॉलेज के लिए याद रख लो कि इसको हम कोहोर्ट स्टडीज भी कहते हैं। ठीक है, ऐसी स्टडी जिसमें हम लोगों को 4 years ऑफ ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए हम फॉलो करते हैं और देखते हैं कि उनको कोई पार्टिकुलर डिजीज डिवेलप हो रहा है या नहीं हो रहा। हम उन लोगों को देखते हैं जिनमें कोई रिस्क फैक्टर और फिर उनको फॉलो करते हैं
कि उनको डिजीज डेवलप होगा या नहीं होगा। जैसे स्मोकिंग एक रिस्क फैक्टर है ना लंग कैंसर का, तो हमने स्मोकिंग वाले बंदों को फॉलो किया फॉर सम टाइम और फिर देखा कि उनको जो है वो लंग कैंसर हुआ है या नहीं हुआ, या उनको कार्डियोवैस्कुलर डिजीज हुआ है या नहीं हुआ। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके पास एक मशहूर स्टडी है फ्रिंगहैम की हार्ट स्टडी, ठीक है। फ्रिंगहैम एक आपके पास फ्रिंगहैम आपके पास एक पर्सन का नेम है जिसने बेसिकली आपके पास कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस पे जो है वो स्टडी को कैरी ऑन किया था, और उसने लॉन्गिट्यूडनल फॉर काफी सालों के लिए स्टडी कंडक्ट की थी। तो ये एक मशहूर स्टडी है जिसके बहुत अच्छे रिजल्ट आए थे। तो ये आपके पास एक एग्जांपल है लॉन्गिट्यूडनल स्टडी की। नेक्स्ट है आपके पास एपिडेमोलॉजिकल स्टडीज और आपके पास स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। एपिडेमोलॉजिकल स्टडीज क्या है? एपिडेमोलॉजिकल बेसिकली एपिडेमोलॉजी आपका वो ब्रांच साइंस है जो कि बेसिकली ये देखती है कि आपकी सोसाइटी में कोई डिजीज कितने रेट से हो रहा है, उस डिजीज के कॉजेटिंग फैक्टर्स क्या है। तो बेसिकली एपिडेमोलॉजी किसी भी डिजीज की सोसाइटी में डिस्ट्रीब्यूशन और उसके डिटर्मिनेंट्स को देखते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कितने लोगों को बीमारी होती है, और डिटर्मिनेंट्स का मतलब है उस बीमारी की वजह क्या है। तो एपिडेमोलॉजी आपका वो ब्रांच होती है जो कि देखते हैं कि सोसाइटी में या आपकी पॉपुलेशन में कोई डिजीज कैसे डिस्ट्रीब्यूट है या उसके डिटर्मिनेंट्स क्या है। तो एपिडेमोलॉजिकल स्टडीज में हम स्टडी भी इसी पे कंडक्ट करते हैं और देखते हैं कि हमारी सोसाइटी में हमारी रेस, हमारी क्लास, हमारी इन्वायरमेंट या कौन से लोगों में ये पार्टिकुलर बीमारी ज्यादा है। हमने डिस्ट्रीब्यूशन देखना है ना, तो हम यही देखेंगे कि अफ्रीकन को ये बीमारी ज्यादा हो रही है या अमेरिकन को ज्यादा हो रही है, ठीक है। जैसे कि आपके पास एपिडेमोलॉजिकल स्टडी से हमें पता लगा है कि जो अफ्रीकन होते हैं उनमें ब्लड प्रेशर का रिस्क ज्यादा है, उनको हाई ब्लड प्रेशर अक्सर होता है, ठीक है। तो ये आपको कैसे पता चला? एपिडेमोलॉजिकल स्टडी से पता लगा। इसके बाद नीचे भी आप फर्दर देखो, स्टडीज हैव ऑन द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शियस डिजीजेस लाइक HIV एड एंड क्रोनिक कंडीशन लाइक डायबिटीज। हम एपिडेमोलॉजिकल स्टडी से ये डेटा गैदर करते हैं कि एड्स कौन सी कंट्री में ज्यादा कॉमन है, एड्स कौन से लोगों में ज्यादा कॉमन है, आपका क्रोनिक कंडीशन कौन से लोगों में ज्यादा कॉमन है, ठीक है। तो ये सारा हम एपिडेमोलॉजिकल स्टडी से करते हैं। नेक्स्ट है आपके पास स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में क्या होता है कि आपके पास जो सारा डेटा आ जाता है ना आपके पास डिफरेंट स्टडी से, उसको जस्ट हम उस पे हम जस्ट स्टैटिस्टिकल टूल अप्लाई करते हैं। हमारे पास डिफरेंट स्टैटिस्टिकल टूल होते हैं जिनमें हम बस पर्सन का सारा डेटा पुट ऑन कर देते हैं और वो हमें बता देता है कि आपके पास फर्दर हमें यानी हमारी हाइपोथेसिस टेस्ट करके बता देता है कि कौन से लोगों में कोई पार्टिकुलर बीमारी ज्यादा हो रही है, कौन से लोगों में पार्टिकुलर बीमारी जो है वो कम हो रही है। ये बेसिकली आपके पास स्टैटिस्टिकल टूल आपको बताते हैं, आपको ये बताते हैं कि इंसिडेंस और प्रिवेलेंस कौन से लोगों में, कौन सी रेस में ज्यादा है, ठीक है। तो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में क्या करते हैं, हम स्टैटिस्टिकल टूल को यूज करते हुए अपने सारे डेटा को एनालाइज करते हैं और सारे डेटा को जो है वो क्या करते हैं, उनपे जो सर्वे से सारा डेटा आया होता है उनपे हम अपनी फाइनल रिपोर्ट प्रिपेयर करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड। अब पहले हमने क्या देखा था, सारा क्वांटिटेटिव देखा था जिसमें हमारे पास न्यूमेरिक्स थे, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, क्वालिटेटिव है। क्वालिटेटिव रिसर्च में हमारे पास डिफरेंट तरीके से हम डेटा कलेक्ट करते हैं। क्वांटिटेटिव में तो नंबर्स में वैल्यूज आती है ना, बट क्वालिटेटिव में हमारे पास वर्ड्स में आंसर आते हैं। हम लोगों से इंटरव्यूज लेते हैं, हम लोगों से उनके पर्सनल एक्सपीरियंसेस, उनके पर्सनल फीलिंग्स के बारे में पूछते हैं। कोई भी पार्टिकुलर टॉपिक हो सकता है। क्वालिटेटिव स्टडी क्वांटिटेटिव स्टडी से ज्यादा मुश्किल होती है क्योंकि इसमें लोगों के हम एक्सपीरियंसेस, फीलिंग और इनसे रिगार्डिंग डेटा कलेक्ट करते हैं और इसका एनालिसिस भी ज्यादा मुश्किल होता है, ठीक है। तो ये हम ऑब्जर्वेशन से कर सकते हैं, हम पर्सन से वन ऑन वन इंटरव्यू कर सकते हैं, ठीक है। आपने जस्ट इनके नेम याद करने हैं। क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड में हम इंटरव्यूज कर सकते हैं, फोकस ग्रुप्स हो सकते हैं, आपका केस स्टडीज हो सकते हैं और एथनोग्राफी हो सकती है। अब इंटरव्यूज और फोकस ग्रुप क्या है? इंटरव्यूज में हम क्या करते हैं, लोगों से फेस टू फेस बात करते हैं, एक पर्सन से कर सकते हैं या लोगों के ग्रुप से कर सकते हैं और उनसे उनके पर्सनल एक्सपीरियंसेस, उनके बिलीव्स के बारे में पूछते हैं। किन चीजों के बारे में बिलीव, उनके हेल्थ से रिगार्डिंग या इलनेस से रिगार्डिंग। हम इंटरव्यू कर सकते हैं कैंसर पेशेंट का, उनसे हम डेटा कैसे कर सकते हैं, हम डायबिटिक पेशेंट का इंटरव्यू कंडक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो क्वालिटेटिव स्टडी में क्या होता है, आपका इंटरव्यूज कंडक्ट होते हैं। नेक्स्ट है आपका फोकस ग्रुप, ठीक है। फोकस ग्रुप में हम कोई स्मॉल नंबर ऑफ ग्रुप ले लेते हैं, मतलब कुछ लोगों को हम ले लेते हैं और उनसे फिर हम जो है वो डेटा को गैदर करते हैं। अब जो फोकस ग्रुप है ना उसमें आपके पास थोड़ी डायनामिक अप्रोच यूज होती है, जबकि जो आपके पास इंटरव्यू है उनमें थोड़ी स्टैटिक अप्रोच होती है, ठीक है। जैसे कंडक्टिंग अ फोकस ग्रुप with people of people living with HIV to explore their views on stigma and healthcare access, ठीक है। इंटरव्यू में तो हम वन ऑन वन एक पर्सन से करें ना, फोकस ग्रुप में हमारे पास कोई ग्रुप ऑफ पीपल हो सकता है, ठीक है। अब फोकस ग्रुप में ज्यादा हम
उस पर्सन के सराउंडिंग वाले लोगों से डेटा गैदर करते हैं। यानी कोई एचआईवी का पेशेंट है, उस एचआईवी के पेशेंट के आसपास जो से लोग रह रहे हैं, हम उनसे डेटा गैदर करते हैं। उसके बाद हमारे पास है केस स्टडीज और एथनोग्राफी। केस स्टडीज क्या होती है? केस स्टडी में बेसिकली ये होता है कि आपका हॉस्पिटल में कोई पार्टिकुलर डिजीज के साथ पेशेंट आया है, ठीक है, उसको कोई पार्टिकुलर इशू है, तो अब हम उस पर्सन की सारी हिस्ट्री, आगे पीछे की सारी हिस्ट्री हम गैदर करेंगे और उस पर्सन के बारे में रिपोर्ट तैयार करेंगे, ठीक है, कि ये पार्टिकुलर पर्सन मेरे पास आया, इसको ये बीमारी थी, इसकी प्रीवियस हिस्ट्री ये थी, ये स्मोकिंग पहले करता था नहीं करता था, इसको जो है वो ओवरऑल हिस्ट्री जो भी उसकी गैदर करनी है, इसको कभी जॉइंडिस हुआ है या नहीं हुआ, आप वो घी यूज करता है, ऑयल यूज करता है, एक्सरसाइज करता है नहीं करता, एथलीट है नहीं है, ये सारी बातें हम उस पर्सन के बारे में गैदर करेंगे। तो केस स्टडी में एक इंडिविजुअल, एक पेशेंट या किसी भी एक हेल्थ की कम्युनिटी से आप बंदे को ले लेते हो, एक पार्टिकुलर केस को ले लेते हो और उसको फॉलो करते हो, उसके पास से सारी हिस्ट्री उसकी कलेक्ट करते हो और देखते हो कि कौन सी इंटरवेंशन उस पर्सन को सूट की या कौन सी नहीं की। नेक्स्ट आता है एथनोग्राफी। एथनोग्राफी में बेसिकली क्या होता है कि एक जो रिसर्चर है वो एक हेल्थ केयर सिस्टम का पार्ट बन के उस हेल्थ केयर सिस्टम के बिहेवियर्स को डॉक्यूमेंट करता है। जैसे मैं हूँ, क्या मैं देखना चाहती हूँ अफ्रीका में लोग कैसे रहते हैं, तो मैं अफ्रीका के लोगों में जाऊंगी, उनके लोगों में खुद रहूंगी और खुद रह के उनको ऑब्जर्व करके उनकी जिंदगी को जी के, या उनकी जिंदगी को मैं अच्छे से उसमें ढल के, फिर मैं जो है वो अपने व्यूज और अपनी सारी जो है वो अंडरस्टैंडिंग उनके बारे में लिखूंगी, मैं उनके कल्चर को ऑब्जर्व करूंगी, मैं उनकी हेल्थ रिगार्डिंग प्रैक्टिसेस को ऑब्जर्व करूंगी, ठीक है। अब यहाँ पे एग्जांपल है ऑब्जर्विंग हेल्थ केयर वर्कर इन अ हॉस्पिटल टू स्टडी देयर इंटरेक्शन बिटवीन डॉक्टर्स एंड नर्सेज। यहाँ पे दूसरे एक एग्जांपल जो इन्होंने यहाँ पे दी हुई है कि मैं एक रिसर्चर हूँ, मैं देखना चाहती हूँ डॉक्टर और नर्सेज का इंटरेक्शन कैसा होता है, तो मैं एक हॉस्पिटल के अंदर जाती हूँ, उस हॉस्पिटल के अंदर जाके लाइव फेस टू फेस ऑब्जर्व करती हूँ कि डॉक्टर और नर्स का कैसा रिलेशनशिप है, उनके दरम्यान क्या कन्फ्लिक्ट्स हैं, कैसे वो एक दूसरे के साथ डील करते हैं, ये सारा कुछ मैं जाके वहां पे ऑब्जर्व करूंगी। सो दैट विल बी एथनोग्राफी। लास्ट में हमारे पास है मिक्स मेथड। मिक्स मेथड हमारे क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव अप्रोच दोनों को मिक्स करके यूज करती है। ये थोड़ा ज्यादा अच्छा और ज्यादा कम्प्रिहेंसिव व्यू प्रोवाइड करता है, यानी थोड़ा सा न्यूमेरिक में डेटा होता है, थोड़ा सा आपके पास क्वालिटेटिव या वर्ड्स में डेटा होता है। और अब इसकी एग्जांपल क्या है? रिसर्चर माइट फर्स्ट यूज सर्वे टू गैदर ब्रॉड डेटा एंड देन फॉलो इंटरव्यू टू गेन डीपर, ठीक है। हम कोई 100-200 लोगों के सर्वे कर लेंगे, फिर उस 100-200 में से कोई 10-12 लोगों का इंटरव्यू भी कंडक्ट कर लेंगे और उनसे ज्यादा डीप इंफॉर्मेशन कैरी कर लेंगे, तो इसमें क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों मिक्स यूज हो रहे हैं, तो दैट विल बी मिक्स मेथड ऑफ रिसर्च। यहाँ तक हमने क्या देखा? हमने सारी थ्योरीज देखी और हमने सारे रिसर्च मेथड्स देखे जिनको हम इस्तेमाल करते हैं अपनी मेडिकल सोशियोलॉजी में। इससे आगे हमारे पास डिबेट है, वहां से हम नेक्स्ट लेक्चर में कैरी ऑन करेंगे। अगर आपका यहाँ तक कोई भी क्वेश्चन हुआ तो आप तो मुझे इनबॉक्स करके पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज स्टूडेंट्स।